देखो, सबसे पहले तो हमको अरस्तू का विचार का पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों हम लोग पॉलिटिकल में अरस्तू के विचार को पढ़ते हैं। जड़ से हम लोग को समझना है इसमें। प्लेटो को तो जान गए, प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात था। सुकरात को मृत्युदंड दे दिया तो प्लेटो को बहुत बुरा लगा। वह कारण का अध्ययन किया, क्यों भीड़ जो से इसको मार डाला, तो वह एक विचार प्रस्तुत किया, है ना। उस विचार को प्रस्तुत करने से एक क्रांति आई। अब बाद में जो प्लेटो है उसका भी शिष्य कौन था? अरस्तु। वो भी कुछ विचार प्रस्तुत किया। अब राजनीति में क्यों हम लोग अरस्तु को सिद्धांत को पढ़ेंगे, यानी पहले अरस्तु का विचार को जानना जरूरी है कि क्या है। तो असल में अरस्तु जो है उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। राजनीति विज्ञान में क्या हुआ? जनक है। अरस्तु अपने एक ग्रंथ लिखा था, उसका क्या नाम लिखा था? पॉलिटिक्स। उस ग्रंथ में देखो क्या क्या लिखा है। यहाँ 60 पन्ना तो बनेगा नहीं पढ़ाते आज। तो उसमें क्या है? राज्य के बारे में क्या लिखा, शासन कैसा होना चाहिए, नागरिकता कैसा क्या होना चाहिए, न्याय क्या होना चाहिए और संविधान क्या होना चाहिए। इसके बारे में जो लेख लिखना लिखा ना, तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है, एकदम क्रम बाय क्रम। और उसका विश्लेषण भी बहुत वैज्ञानिक तरीके से किया है। जैसे वैज्ञानिक तरीके का मतलब, शेर खाएगा बकरी को क्योंकि प्रकृति मजबूत दिया है। तो वैज्ञानिक विश्लेषण क्या बोला? बोला शेर को दिमाग नहीं होता है, इंसान को तो दिमाग होता है। तो हम जानवर का नकल क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो वो दिमाग है। तो इस तरह का विश्लेषण क्या कहलाया? हमारा वैज्ञानिक विश्लेषण कहलाया। थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा है अरस्तु क्या क्या बोला, देखो मेन मेन पॉइंट है समझ। पहला तो हुआ क्या? राजनीति विज्ञान का जनक है, पहला, है ना। तो वह एक ग्रंथ लिखा है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में किसका चर्चा किया? राज्य का, शासन का, नागरिकता का, न्याय का और संविधान का। और दूसरा कि क्यों हमको जो है सो अरस्तु को पढ़ना होता है। तो अरस्तु क्या किया है कि राज्य के बारे में एक विस्तृत लेख लिखा है, और वह लेख बार बार काम आता है। उसका एक प्रसिद्ध कथन है क्या? मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी, मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। मैन इज बाय नेचर, जन्म से ही। जो बोलेगा ना कि हमको पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, तो बोलते हैं ना इन्वॉल्व हो गया पॉलिटिक्स में, ये अरस्तु बोलता है। तो यह क्या कह रहा है कि मनुष्य जैसे धीरे धीरे जब समुदाय बनाता है, एक से बढ़कर दो, दो से बढ़कर चार, तो जब सिंगल मनुष्य ही राजनीति में इन्वॉल्व है, तो उसके द्वारा बनाया गया जो समाज है वो भी तो राजनीति में इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो राज्य को, जब राज्य में राजनीति के रूप में मानव इन्वॉल्व है, तो हमको ऐसा योजना बनाना चाहिए जिससे राज्य का क्या हो? कल्याण हो। और राज्य का कल्याण हो तो हमारा मानव मानव का भी कल्याण होगा। तो यही सब विचार के ऊपर लेख लिखा है, जिससे कारण राजनीति विज्ञान के छात्र को अरस्तु का विचार क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि राज्य को वे मानव कल्याण के लिए एक प्राकृतिक और आवश्यक संस्था मानते थे, क्योंकि देखो समूह से ही ना राज्य बना है। अब राज्य अगर अच्छा काम करेगा तो समूह का भला ही होगा, राज्य बुरा काम करेगा तो समूह का क्या होगा? नुकसान होगा। तीसरा, जो अरस्तु है हमारा, वह क्या किया? क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी जो पुस्तक लिखा है उसमें एक राज्य में जो शासन करता है उसका अलग अलग वर्गीकरण कर दिया। कैसा वर्गीकरण कर रहा है भाई? तो शासन का विभिन्न रूप का वर्गीकरण किया। मजबूत को क्या देना चाहिए, कमजोर को क्या देना चाहिए, राजा को क्या होना चाहिए, सिपाही को क्या होना चाहिए, मंत्री को क्या होना चाहिए। तो उन्होंने शासन का अधिकार और शासन का, सॉरी, आधार, तो आधार का मतलब है एक व्यक्ति, कुछ लोग और अनेक लोग, मतलब समझाने हैं। एक व्यक्ति का मतलब जो सर्वोच्च होगा क्या होगा? राजा होगा। उसका सलाहकार क्या होगा? कुछ व्यक्ति होगा। और वह ऐसा योजना बनाएगा जो अनेक लोगों को क्या होगा? भला करेगा। तो उसका योजना का उद्देश्य क्या व्यक्तिगत होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। उसका योजना का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सामाजिक होना चाहिए, सभी का होना चाहिए भला, यानी वह सामान्य हित में होना चाहिए। और उद्देश्य बनाते समय क्या वहां का राजा है उसका स्वार्थ उसमें होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो ये लोग ऐसा बात पर अरस्तु जो किताब लिखा, जो कि आज का आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का क्या है? वह जनक हो गया। तो इसलिए हर हाल में तुमको अरस्तु का विचार पढ़ना ही पढ़ना है, और वो तुम्हारा सिलेबस में दिया है। अब यहाँ पर वो तुलना किया है, किसका तुलना किया है? जैसे कि शासन का वर्गीकरण बता रहे थे कि शासन का वर्गीकरण किया, तो वर्गीकरण में पहला किया है अच्छा शासन। तो अच्छा शासन में किसको किसको माना है? जो कि राजतंत्र, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मोनार्की। दूसरा कुलीन तंत्र, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरिस्टोक्रेसी। और तीसरा संवैधानिक तंत्र, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिटी। तीनों में अंतर हम बता रहे हैं। राजतंत्र का मतलब है राजा, पानी खत्म हो गया है।
रिंकी मोटर चलाने आता है? अच्छा ठीक, हम चल। जल्दी जल्दी समझा दे रहे हैं। राजतंत्र का मतलब राजा हम हो गए, और हमारा बेटा भी भले अयोग्य है, फिर भी वही क्या होगा, राजा होगा। फिर मेरा पोता भी क्या होगा, राजा होगा। एक ही वंश का शासन हो गया, क्या राजतंत्र हो गया। कुलीन तंत्र, जो कि अच्छे अच्छे सब लोग हैं, उच्च उच्च पद पर बैठे हुए हैं, कुलीन है, संभ्रांत है, उन लोगों का शासन। और तीसरा बोलता है संवैधानिक शासन। संवैधानिक शासन का मतलब होता है कि जनता जो है वह चुनाव चुनती है कि वही मेरा भला चाह रहा है, और उसको क्या कर देती है अधिकार कि तुम मेरे ऊपर क्या करो, शासन करो। तो याद रखना कि इसमें जो राजा भी होता था ना, यूरोप का बाद वाला जो आया है राजतंत्र, वो भी कहीं ना बाद में संवैधानिक राजा कहला। संवैधानिक राजा का मतलब ऐसा राजा जिसको वहां की जनता अनुमति दी है। अगर भी वह जनता अनुमति नहीं दी तो राजा को क्या करेगा, राजगद्दी से हटा देगा। तो अच्छा, तो देखो, तो तुम्हारे पास में अच्छे शासन में क्या है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक। अब विकृत शासन, विकृत शासन में पहला तो तुम्हारा क्या आएगा, तानाशाही। दूसरा धनिक तंत्र। धनिक तंत्र का मतलब जिसके पास पैसा है वही राजा बनेगा, ये तो और बदमाशी करेगा। और तीसरा बोला है डेमोक्रेसी को, क्या बोला, भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र का मतलब बोलता है कि भीड़ में मूर्ख भी तो होता है, विद्वान भी और मूर्ख भी है। तो बोला विद्वान का संख्या कम और मूर्ख का संख्या ज्यादा है, उसी भीड़ को तुम बना दोगे कि तुम जो निर्णय लेगा वही बनेगा राजा। तो वह क्या करेगा, वो तो बेकार बर्बाद कर देगा देश को। तो डेमोक्रेसी भी उसके नजर में क्या खराब है। ये यानी कि ये क्या कह रहा है, जनता का शासन में भीड़ ज्यादा क्या होगा। देखो, अमीर का संख्या ज्यादा होता है, गरीब का संख्या ज्यादा होता है, बता रहा जरा। गरीब का। तो बोलता है निम्न वर्ग का संख्या ज्यादा रहेगा तो वह क्या करेगा, वह तो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, यानी वह अपने स्वार्थ में डूब जाएगा। वह शासन करेगा खाली अपना फायदा के लिए नियम बनाएगा। जैसे एक बात मानो चाहे नहीं मानो, मान लो आरक्षण की बात हम लोग करते हैं, है ना। तो आरक्षण सेना में नहीं लागू है, बाकी जगह लागू है। जहाँ देश की रक्षा है, वहाँ आरक्षण नहीं लगाया, वहां आरक्षण नहीं लगाया। ठीक है। लेकिन जहाँ देश का विकास है वहां आरक्षण लगाया है। तो जहाँ आरक्षण लगाया तो आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए था, गरीबी होना चाहिए था। गरीबी, गरीबी को आरक्षण होना चाहिए था, तो ये आरक्षण को क्या लगा दिया, वोट लेने के लिए जन्म के आधार पर आरक्षण डाला। नतीजा क्या हो रहा है कि जहां हमारा विकास में कुछ प्रतिभाशाली है, जो कि उसको अगर नियुक्ति होता तो वह शायद ज्यादा अच्छे से विकास करता, वो लोग आरक्षण के अभाव में क्या हुआ, रुक गया। और आरक्षण का लाभ, मान लो कि तुमको एसटी के 4 गो कैंडिडेट है, 4 को सीट आरक्षण दिया है, लेकिन वो क्या मान लिया, पैमाना है जन्म का आधार पर, यानी एसटी का बच्चा भी क्या होगा, एसटी होगा। तो इसका नुकसान क्या हुआ कि वास्तव में वैसे आदिवासी समुदाय जो जो जंगल के बीच में रह रहे हैं, जो चाईबासा में नहीं रह रहे हैं, सोचो। आदिवासी तो चाईबासा में भी है, और आदिवासी तो दूर तुम्हारा कुमारडुंगी में भी है। तो आरक्षण अगर 4 गो को नौकरी देना है, तो चाईबासा वाला जो जिला वाला आदिवासी है वो तो पैसा वाला है, वो सम्भ्रांत है, वो जल्दी जल्दी फॉर्म भरा और ले लिया नौकरी। और जो गरीब है कुमार डूंगे के जंगल में है, उसको तो पता नहीं है कि फॉर्म आया भी है, क्योंकि उसके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है। तो उसका हक तो मारा गया। अगर पैसा का आधार पर दिया रहता तो शायद जंगल में रहने वाला आदिवासी को नौकरी मिलता, वो अपना क्या करता, उत्थान करता। तो डेमोक्रेसी को अरस्तु क्या बोलता है कि विकृत शास्त्र मानता है, क्यों, क्योंकि वह भीड़ का हिस्सा है जहाँ मूर्खों का जमावड़ा है। और मूर्खों का जमावड़ा तो वह नियम भी मूर्ख का भलाई के लिए न बना देगा। तो यह वर्गीकरण आज भी राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने का क्या है, आधार है। तो राजनीति का वर्गीकरण में क्या क्या शासन किया तुमने, अच्छा शासन और बुरा शासन। विकृत शासन में किसको डाल दिया, डेमोक्रेसी को। जबकि आज के दौर में डेमोक्रेसी को अच्छे शासन में रखा जाता है। ठीक है। अब दूसरा, अब अगला पॉइंट बता रहा है अरस्तु का कि वह संवैधानिक शासन का एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो संवैधानिक शासन होता क्या है, और मध्यम वर्ग, तो इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले जो संविधान है, वह बोला कि कोई भी राज्य अच्छा और संविधानिक तब कहलाएगा जब एक नियम से चलेगा। नियम वो कहाँ होना चाहिए, पुस्तक में। उसको नाम क्या दिया, संविधान। तो बोला राज्य का वह क्या होता है, आत्मा होता है। राज्य क्या होता है, आत्मा होता है। और बोला कि वो जो हमारा जो संविधान है, उसको एकदम व्यावहारिक होना चाहिए। व्यावहारिक का मतलब जैसे एक नियम बना दिया था क्या, कि राजा को निरपेक्ष होना चाहिए, तो उसका जब औलाद पैदा होगा तो उसका औलाद को जनता छीन लेगी।
ताकि राजा स्वार्थ नहीं हो। तो यह नियम तो बनाया है, लेकिन यह व्यवहार में ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते हैं। तो संविधान को कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए। दूसरा, इसको कैसा होना चाहिए? स्थिर। स्थिर का मतलब आज 10 साल के लिए हिंदू हिंदू कह देगा, और 11वां साल बोले नहीं छोड़ो, हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, फिर मुसलमान मुसलमान करेंगे। तो वह हमारा स्थिर होना चाहिए। तीसरा है हमारा, क्या कह रहा है कि जो हमारा राज्य जो चलना चाहिए, उसमें दोनों का मिश्रण होना चाहिए। जैसे कुलीन तंत्र यानी संभ्रांत लोग भी शासन में शामिल हो, और लोकतंत्र भी यानी मध्यम वर्ग भी क्या हो, उसमें शामिल हो। तो संभ्रांत के पास में दिमाग है, और मध्यम के पास में गरीबी है, तो गरीबी को भी हक मिल रहा है, और दिमाग वाले को भी सही, क्या कहते हैं, काउंसलिंग गाइडेंस देने में वो भूमिका निभा रहा है। तो ऐसे में हमारा लोकतंत्र जो है वो क्या होगा, सच्चा होगा। तो इसको वो लोग मध्यम मार्ग बोला, क्या बोला, गोल्डन मीन बोला। तो इसके लिए वो लोग क्या है, ठीक है, राजनीतिक स्थिरता के लिए इसको क्या माना गया, आवश्यक माना गया, संविधान को, मध्यम वर्ग को, और कुलीन तंत्र को। पांचवा ये वाला हार्ड है, न्याय का सिद्धांत, इसमें 2-3 दिन लग जाएगा, ठीक ना। इसको अभी जैसे तैसे समझो इसको। और ये वाला लिख लिख करके पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को। अभी हल्का सा दिखा दे रहे, न्याय का सिद्धांत का प्रतिपादन किया कौन, अरस्तु। तो अरस्तु जब प्रतिपादन किया, तो बोला ना कि न्याय को जो है सो 2 तरीके से बांटते हैं हम लोग। वो क्या था, पहला पद और संपत्ति के आधार पर, है ना। और पद संपत्ति के आधार पर एक होता है सुधारात्मक, यानी कि एक समायोजनात्मक, और एक है हमारा अनुबंध। ये सब अभी समझ में नहीं आएगा, हम बता दे रहे हैं। न्याय को 2 हिस्से में बांटा है, ये वाला है ना। न्याय को कितने हिस्से में बांटा, 2 हिस्से में। जैसे दो सैनिक आपस में दो सैनिक जो है सो युद्ध में लड़ाई किया, और दुश्मन को हरा दिया। तो दुश्मन को हराने के बाद उसे घर से एक बोरा क्या मिला, सोना मिला। तो दो सैनिक में जो पहला सैनिक था, खूब फुर्ती से आगे बढ़ा और तलवार चलाना शुरू किया। उसको डर था कि हम मारे जाएंगे, तो भी सोचा कि नहीं नहीं, मेरा फर्ज है, वह पीछे से मेरा साथ दे चाहे नहीं दे, हम ही आगे बढ़ के तलवार चलाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, हम मारेंगे तो पीछे वाला चलाएगा। तो बोरा का जब बंटवारा होगा तो आधा आधा नहीं होगा बंटवारा। पहला सैनिक हिम्मत ज्यादा दिखाया, वह साहस ज्यादा दिखाया, वह योगदान ज्यादा दिखाया, वह मरने को भी राजी था, आगे बढ़ गया। अब पीछे वाला सैनिक जब देखा, अच्छा आगे वाला ना अब जीत रहा है, यानी अब हमको कोई नहीं मार सकता, तो पीछे से जाकर वो भी क्या दिया, साथ दिया। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, संपत्ति का कैसे बंटवारा होगा हमारा। तो जो जितना योगदान दिया है, जिसकी योग्यता, इसकी योग्यता साहस के मामले में ज्यादा है, तो उसको 100 ठो सोना में 80 को सोना उसको दे देंगे, और 20 ठो सोना वो डरपोकवा को देंगे, जो कि डरते डरते तलवार चला रहा था। तो ये एक तरह का हमारा न्याय हो गया, है ना, वितरणात्मक। और एक हमारा सुधारात्मक। सुधारात्मक का मतलब होता है कि मान लो वह सेना अपने घर पे आ गया, तो उसके जंगल में बहुत सारा डाकू मिल गया, और उसके पास में 80 सोना का सिक्का था, लूट लिया। तो लूट लिया ना, तो अब हमको इसमें उसका तुलना नहीं करना है कि वह कितना बहादुरी से लड़ाई किया है। हमको खाली इतना ही तुलना करना है कि यह इसके हक का 80 सोना था, डाकू क्या किया, इसका हक को छीन लिया। तो हम डाकू से 80 के बदले क्या लेंगे, 100 सोना लेंगे। 80 तो वापस देंगे, और 20 उसको हम दंड देंगे। तो जो दंड दिया जा रहा है, उसको अरस्तु बोला है कि हम दंड नहीं दे रहे हैं, वह भी एक न्याय है। और उसको कैसा बोलता है, सुधारात्मक न्याय। और बोलता है कि अगर इस सुधारात्मक न्याय में अगर हम दंड नहीं देंगे, तो इसके साथ हमारा क्या होगा, अन्याय होगा, और यह बदला लेने के लिए फिर से क्या करेगा, अन्याय करेगा। तो न्याय होने के लिए हमको दंड भी देना होता है। और जो दंड दे रहे हैं, तो किसी के नजर में भले लगे कि आप तो हमको फांसी दे रहे हो, गलत कर रहे हो, उसके लिए भले अन्याय है, लेकिन राज्य की नजर से देखेंगे तो वह हमारा क्या है, न्याय का एक तंत्र है। तो देखो इसी पे ही ना आजकल पूरा मजिस्ट्रेट चलता है, कोर्ट कचहरी चलता है। नैतिकता, ये वाला हम लोग बाद में क्वेश्चन डिटेल में करेंगे, ये वाला अलग से क्वेश्चन करना पड़ेगा, इससे बहुत क्वेश्चन रहता है न्याय का सिद्धांत से, समझी। ये न्याय का सिद्धांत 10-15-20 पन्ना लगेगा तुम्हारा। ठीक है, नैतिकता और राजनीति का अटूट संबंध अब बोल रहा है। अरस्तु के लिए राजनीति और नैतिकता का, देखो अरस्तु के लिए राजनीति जो है सो नैतिकता का ही क्या था, विस्तार था। बोलता है कि राजनीति में अगर नैतिकता का पतन हो जाए तो सोचो क्या होगा। रावण भी तो राजनीतिज्ञ था, नैतिकता का पतन कर लिया, दूसरे की बीवी को उठा कर ले गया, तो कैसा रहा, लंका का विनाश हो गया।
हमारे यहाँ राजनेता में अगर नैतिकता का पतन हो जाए तो वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा। है ना डेमोक्रेसी में भ्रष्टाचार। तुम जाओ जेकेट का परीक्षा पास कर लो तो नियुक्ति के समय में तुमको पैसा घूस देना होगा। पहला सैलरी जब आएगा ना, उस समय तुमको घूस देना पड़ेगा। अगर नैतिकता का पतन है तो राजनीति में नैतिकता हमारा क्या है, जरूरी है। तो अरस्तु क्या बोलता है, अरस्तु क्या बोल रहा है कि राजनीति जिसका अच्छा है तो सोचो उसका नैतिकता भी इसमें शामिल हो रहा है। अगर नैतिकता खराब है तो आप राजनीति क्या करो, खराब करोगे, और नैतिकता अच्छा है तो राजनीति आप क्या करोगे, अच्छा करोगे। तो लिखेगी ये ये किताब है निकोमैथियन एथिक्स, ये बहुत सारा किताब लिखा है। तो निकोमैथियन एथिक्स में यह क्या क्या इसका चर्चा किया है, किसके बारे में, नैतिकता के बारे में। बोला है कि अच्छा जीवन, तो अच्छा जीवन देखो ये सब लैटिन वर्ड है। ये वाला जो वर्ड है ना हमारा, लैटिन वर्ड। और सद्गुण को हम लोग क्या बोला, वर्च्यू। तो अच्छा जीवन और सद्गुण की प्राप्ति का उद्देश्य हमारा कैसा होना चाहिए, तो राजनीतिक समुदाय यानी राज के भीतर ही संभव। कब, जब राज्य का नैतिक फर्ज हो क्या, आम नागरिकों का भला करना। तो देखो नैतिकता का सिद्धांत भी तो वो मैया योजना बांट रहा है, वृद्धा पेंशन बांट रहा है, अंत्योदय योजना ला रहा है, गरीबी कार्ड और लाल कार्ड ला रहा है। ये सब कौन है, नैतिकता का ही सिद्धांत पे चल रहा है। यानी नैतिकता का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, नागरिकों का नैतिक विकास और बौद्धिक विकास होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो एक है हमारा क्या, एम्पिरिकल, और क्या है प्रैक्टिकल अप्रोच। दोनों में अंतर है, प्रैक्टिकल अप्रोच और एम्पिरिकल अप्रोच में क्या अंतर है। जैसे कि मान लो लड़का और लड़की का शादी हुआ, शादी हुआ तो हिंदू में क्या होता है कि अग्नि प्रज्वलित करता है और 7 फेरा लेता है, और लड़का और लड़की आपस में दुपट्टा का गांठ बांधता है, और 7 फेरा को बोलता है कि 7 जन्म के लिए हम कसम खा रहे हैं कि हम और तुम सुख और दुख में क्या रहेंगे। आग को देखी हो जलते हुए, आग का जलता हुआ लपट को देखो, तो लपट एक लपट उठेगा ना, तो हवा में मरने के पहले दूसरा लपट को अपने साथ खींच के ले जाता है। पहला वाला लपट जैसे जैसे उठ रहा है उसको मालूम है कि हम मरने वाले हैं, फिर भी वह अपना साथ दूसरा लपट का छोड़ता है क्या, नहीं। दूसरा लपट रहा था, फिर पहला मरेगा तो दूसरा लपट ऊपर उठ के फिर मरेगा, लेकिन तीसरा को ऊपर उठा देता है। तो वो बोल रहा है कि आग की जलती हुई धधकती हुई ज्वाला को देखो, एक ज्वाला मरने के पहले दूसरे को अपने साथ विलीन कर रही है। वैसे ही जब तक हमारा सांस होगा हम ज्वाला के जैसा तुम्हारा साथ निभाएंगे मरते दम तक। और 7 बार चक्कर लगाएगा तो बोलेगा 7 जन्म तक निभाएंगे, कोई एक जन्म तक नहीं। तो ये वाला जो कसम खाता है वो कौन सा कसम खाता है, एम्पेरिकल। अब प्रैक्टिकल लाइफ में आओ, 2 दिन बाद उसको चाय में जो उसको देरी कर दो, नाश्ता में देरी कर दो, तो पति क्या करेगा, ढिसुम ढिसुम कर दिया। तो कहाँ 7 जन्मों का बात कर रहा था, एक जन्म भी पूरा नहीं हुआ, अपना निभाया क्या। तो जो कसम था वह एम्पिरिकल था, प्रैक्टिकल में पूरा हुआ क्या, नहीं ना हुआ। लेकिन एम्पिरिकल में हम लोग कसम तो लेते हैं ना, चाहे तुम लोग ईसाई में जाओ चाहे आदिवासी में जाओ, जो भी जाओ, पुरोहित कुछ ना कुछ तो बुलवाता ना होगा। शादी के समय में हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो जो बुलवा रहा है वो तुम्हारा क्या है, व्यवहारिक है। प्रेक्षण पे हम लोग देखते हैं तो वो खरा उतरता है क्या, बहुत कम खरा उतरता है। तो अरस्तु का जो सिद्धांत दिया है वह अधिकतर क्या दिया, बोला हमको एम्पिरिकल पे नहीं जाना है, वैसा हम नियम नहीं बनाएंगे जो कि किताब में शोभा दे, प्रैक्टिकल नहीं शोभा दे। अरस्तु का अधिकतर लिखा हुआ जो ज्ञान है वह कैसा था, प्रैक्टिकल था, यानी कि हम उसको व्यवहार में ला सकते हैं। और अरस्तु क्या करता था, अनुभव का आधार पर दे रहा, वही तुम्हारा प्रैक्टिकल विजडम हुआ। तो अरस्तु क्या कहता है कि सैद्धांतिक विचार से ज्यादा वह वैल्यू किसको देता है, प्रैक्टिकल विजडम से। यानी किताब का भाषा वाला नियम से ज्यादा नियम बोलता है कि वो वाला नियम मेरे लिए अच्छा है जो कि डेली के डेली हम लोग फॉलो कर सकते हैं। वैसा नियम जो कि डेली फॉलो ही नहीं कर सकते, उसको हमको न तो मानना है, नहीं उसको हमको क्या करना है, विस्तार पे जाना है। जैसे ग्रीक शहर में था, जो राज्य में था, उसको क्या बोल रहा, पॉलिस बोल रहा, उसको वो लोग क्या किया, अध्ययन किया, और उसके आधार पर वो लोग अपना निष्कर्ष निकाले। तो निष्कर्ष निकाले तो वह कैसा निष्कर्ष था, अनुभव के आधार पर। और बाद में तुलना भी किया कि पहले क्या था और अभी हमारा क्या है। इसका इसका प्रभाव क्या पड़ा मानव समाज पे। अरस्तु तो लिख करके मर गया, लेकिन जब अरस्तु लिख कर मर गया तो उसका जो विचार है वह ग्रंथ के रूप में आया। अब बड़े बड़े जब विचारक आए, जैसे कि तुम्हारा इस्लाम में जो जो तुम्हारा विद्वान थे, वो लोग अरस्तु की बातों को पढ़े,
और उसके धर्म में अरस्तु की कहीं ना कहीं बातें क्या हो गई, शामिल हो गई। यूरोपियन दार्शनिक में जाओ, तुम्हारा इस्लामिक दार्शनिक में जाओ, तुम्हारा भारत का जो महान महान जो हो गया नेता लोग या दार्शनिक लोग, वो लोग के अभी मन में क्या पड़ा, अरस्तु का विचार का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। ये इतना छोटा कैसे हो गया? तो किसका प्रभाव पड़ा? इस्लामिक दर्शन में पड़ा, जैसे कि अविसेन्ना और अवेरोइस। मध्ययुगीन में जब हमारा ईसाई धर्म फैला, तो ईसाई वाला जो प्रचारक है, जैसे कि अकिनास, वो भी क्या किया, अरस्तु की कुछ बातों को अपने में शामिल किए। और जो आधुनिक जो समाज है, जैसे खासकर पश्चिमी वाला ज्यादा डेवलप कर गया है, तो तुम्हारा मैकियावेली है, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है, ये सब जब दर्शन दार्शनिक आया है, वह भी जब लेख लिखने लगा, तो अरस्तु के लेख को पढ़ा, उससे प्रभावित हुआ, और उसकी भावना अपने लेख में क्या हुआ, परिलक्षित कराया। और अभी जो हमारा संविधान संविधान है, वो किसका कॉन्सेप्ट है? पश्चिमी का है। हमारे यहाँ तो राजतंत्र था। तो जब हम लोग पश्चिम का संविधान का नकल किए, तो संविधान का आत्मा कौन बना? अरे डॉक्टर भीमराव का तो चूजा हो गया। ठीक है, प्रस्तावना नहीं, आत्मा पूछ रहे हैं। संविधान जैसे कि हमारा अब तो आ गया, कौन आ गया, किसका चर्चा कर रहे हैं, अरस्तु का। पूरा का पूरा राजनीति का जन्म ही कौन दे दिया, अरस्तु ने दे दिया। तो अरस्तु के अनुसार ही सबसे पहले डेमोक्रेसी को लागू किया, क्या, यूरोपियन। और यूरोपियन का नकल कौन किया, भारतीय। इसलिए नहीं चाहते हुए तुमको अगर अभी संविधान पढ़ना है, तो पश्चिमी में जाओ। तो पश्चिम वाला गया, तो पश्चिम वाला, "हे बाबू, मेरे पास क्यों आया है? हम तो किससे सीखे हैं? तो अरस्तु से सीखे हैं।" तो वापस में हम लोग को कहाँ जाना पड़ रहा है, अरस्तु के पास जाना पड़ रहा है। इसलिए इसको फादर ऑफ क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल। राजनीति का क्या होता है, यह जनक होता है। तो पहला समझ में आया कि क्यों हमारे लिए अरस्तु इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर, अभी देखो, तो अरस्तु क्या है, निष्कर्ष क्या निकला कि राजनीति विज्ञान का जितना भी मूलभूत अवधारणा है, श्रेणी है, पद्धति है, सबको जन्म कहाँ से हो रहा है, अरस्तु हो रहा है। अरस्तु हमको बताता है कि राज्य कैसा होना चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, राज्य में शासन करने वाला लोग कैसा होना चाहिए, उसमें अच्छाई क्या होना चाहिए, तो बुराई क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, दंड होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। अभी तक तो दंड को गलत माना गया था, लेकिन अरस्तू ही था जो बोला दंड भी क्या है, न्याय का एक हिस्सा है। ठीक है। तो देखो, अच्छे समाज के निर्माण के लिए हमको सिद्धांत को समझना जरूरी है, और सिद्धांत समझने के लिए हमको क्या जानना पड़ता है, अरस्तू के विचार का अध्ययन करना जरूरी था। हालांकि कुछ विचार जैसे दासत्व, वो बोला था ना कि दास यानी गुलामों का होना हमारे लिए जरूरी है, तभी विकास करेंगे। तो ये लोग आलोचना करता है। लेकिन अरस्तु बोला था अगर गुलाम नहीं होगा तो रोड कौन बनाएगा, घर कौन बनाएगा, ईंटा भट्ठा में ईंटा कौन बनाएगा। अगर हम गुलामी को ही खत्म कर दें, और सारा लोग आराम तलबी कर रहे और धनी बन जाए, तो मेरे पास मजदूर नहीं मिलेगा, और जब मजदूर नहीं मिलेगा तो न तुम घर बना पाओगे न सड़क बना पाओगे। तो अरस्तु बोला कि गुलाम या दासता को क्या बोला, वो एक जगह तरीके से सही है, और आधुनिक विचारधारा में इसको क्या बोलता है, आलोचना करता है कि नहीं, आप तो मानवता की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आपका नैतिकता खत्म हो गया। महिलाओं की भूमिका, तो महिलाओं की भूमिका को वो सीमित रखा था, कौन, अरस्तु। तो ये सब क्या है, आलोचना का पात्र है, दासता वाला और महिलाओं वाला। लेकिन बाकी का चीज आज भी क्या है, हमारे लिए विवेचना का केंद्र है। पहला समझ में आया है, मात्र 11 बनना है। देखो ये सब वाला जो है ना, आप संवैधानिक सरकार, हम बोल रहे थे ना कि संवैधानिक सरकार क्या होता है, राजतंत्र तो देखो ये डेमोक्रेसी से अलग है। डेमोक्रेसी अलग और संवैधानिक चीज अलग है, दोनों में अंतर है। शुरू करते हैं हम लोग। देखो, संवैधानिक सरकार तब होती है जब कोई भी सरकार लिखी हुई नियम को, कानून को, जो कि एक पुस्तक के रूप में लिखा रहता है, उसी के अनुसार चले। और वह पुस्तक में नियम कानून जो है, सिर्फ और सिर्फ जन, राज्य का भला के लिए हो, न कि हमारा शासन करने वाला वर्ग के लिए हो। तो वैसा सरकार जो भले राजा का ही बेटा क्यों नहीं हो, लेकिन अगर वह एक संविधान के तहत चलती है, और वह संविधान का केंद्र में जनता का ही, क्या लिखेंगे उसको, जनता का ही विकास हो, जनता का ही लाभ हो, अगर वैसा ही संविधान है, तब वैसा सरकार क्या कहलाएगी। हाँ।
वो नैतिकता है, बता रहा है मोटर भर गया। हाँ जी, नैतिकता है। तो वह देखो, डेमोक्रेसी और संवैधानिक सरकार में क्या अंतर है, बता सकती हो? हम बता देते हैं जल्दी जल्दी, लेट हो रहा है इसलिए। डेमोक्रेसी का मतलब है कि कोई भी आदमी जो है जनता के बीच में चला गया, कोई भी आदमी जनता के बीच में चला गया, अब बोला कि हमको चुन लो ना, तो दूसरा आदमी जाता है, हमको भी चुन लो ना, तो 100 आदमी खड़ा हुआ कि हमको चुन लो, हमको चुन लो, तो जनता क्या करती है, थोड़ा सा सर खुजाती है और 100 को अपना अपना वोट देती है, और जिसको ज्यादा मिला वही तो बन गया सरकार। तो डेमोक्रेसी में दिक्कत क्या होता है, डेमोक्रेसी में मान लो जनता का संख्या हमारे पास में कितना है, 100। जनता का संख्या क्या है, 100। और मान लो 20 ठो आदमी आया है, बोलता हमको चुनो हमको चुनो। 20 ठो में कै को वोट होगा भाई, विद्वान एक होगी तो विद्वान होगा। और ये 10 ठो हमारा क्या होगा, मिडिल, मध्यम वर्ग, आधा मूर्ख आधा विद्वान। और ये जो 10 और 9 हो तो पक्का का पक्का मूर्ख और जाहिल ही होता है भीड़ में, है ना, मूर्ख और जाहिल ही रहेगा। अब डेमोक्रेसी है तो 100 को ना वोट चाहिए था, कि 100 को तो आदमी है, तो 100 आदमी है तो जो वोट हो तो ज्यादा लड़का झटका करेगा ना, बोले काम करो हमको जिता दो ना, हम फ्री में दारू बांटेंगे, फ्री में मुर्गा खिलाएंगे। उसको देश डूबे डूबे उससे उसको क्या मतलब है, कि दारू और मुर्गा के नाम पे कुछ तो वोट लेगा। तो कुछ तो वोट लेगा तो 100 में से मान लो कि यहाँ ये लोग क्या 30 गुना दारूबाज है जनता, और 30 को तो वोट देगी पक्का, कि हमको तो फ्री में दारू मिलेगा, हम तो लेवे करेंगे। तो अब इसके पास में क्या बच रहा है बताना, 70 में बच रहा है। अब 70 बच रहा है, 70 में कुछ तो होनहार होगा जब वो बोलेगा कि हमको तो नौकरी नहीं मिलना है, वैकेंसी चाहिए, तो क्यों नहीं पढ़ा लिखा को दे दे। तो क्या हुआ, इतना होनहार होता है जो कि पढ़ने लिखने वाला बात समझता है, तो मात्र रहेगा 10 को। तो इसमें से 10 को किसको दे दिया, विद्वान को दे दिया। तो अब 70 में से कै को बचा यहाँ पर, 60 को बच रहा है। 60 को मिडिल मिडिल बीच वाला है, मान लो रहेगा ये भी 30 को रहेगा, कितना रहेगा, 30 को। तो ये वाला 30 बने, मान लो इसको दे दो 40 दे दो, कितना दे दो, 40। तो ये वाला दे दो क्या, 40 दे दो। तो अब कितना बच रहा है हमारा, कितना बच रहा है, 60 में 40 का तो 20 ना बच रहा है। तो 20 पूरा मूर्ख रहेगा, वह क्या करेगा, पी करके सो गया घर, पी करके क्या हो गया, सो गया वो तो। क्या तुम ये लोग सोचा ना, वोट हर कोई देती है क्या, नहीं देता है कोई वोट। अब डेमोक्रेसी के बारे में अरस्तु क्या बोलता है, कि पूरी की पूरी जनता कैसी थी, 100 थी। तो 100 थी, तो निर्णय तो 100 पे ना होना चाहिए था, तो निर्णय कितना पे हो गया, 40 पे हो गया। निर्णय कितना पे हो गया, मात्र 40 पे। आइए जो दारूबाज है, ये मूर्खों का जो जुटान है, वो तो मूर्खा को दे दिया वोट। तो क्या होगा, बोलेगा हम तो बनेंगे पीएम, ये बोला हम तो पीएम हुई है, तो बोलेगा हम सीएम हुई है। जाहिर सी बात है, सेकंड वाला क्या होता है, नेता प्रतिपक्ष होता है। अब अरस्तु बोला कि भीड़ डेमोक्रेसी है, वह विकृत शासन है। क्यों, क्योंकि मूर्खों के द्वारा चुना जा रहा है। एक जनता के बीच में बहुमत हमेशा मूर्ख का होता है, और अल्पमत में कौन होता है, विद्वान होता है। तो मूर्खों के द्वारा चुना गया शासन से शासक हमेशा मूर्खा गिरा जाएगा। और वह ऐसा नियम बनाएगा कि दारूबाज जो है वह दारू बांटेगा, तभी ना अगला बार इसको वोट मिलेगा। तो ऐसा नियम बनाएगा कि राज्य का हमारा क्या होगा, पतन की ओर जाएगा। जैसे फ्री में तुमको मैया योजना बांट रहा है ना, हम लोग या तुम लोग गदगद हो, गदगद हो ना। नहीं, एक बात बता रहे, भले नहीं मिल रहे हैं, एक आम आप ही अरस्तु वाला विचार में सोचो। मैया योजना झारखंड सरकार दी, झामुमो बांटा, तो उसको वोट मिल गया। तो वोट मिल गया, 28,000 रुपया पाके ये लोग खुश हो गया। लेकिन जो समझदार था, वो डिमांड करता है कि अच्छा, 1 लाख वाला नौकरी जो है उसका वैकेंसी तो रोक दिया है, हमारा बेटा लोग को अभी 1 लाख का सैलरी मिलता, उसको नहीं दे रहा है, नौकरी पे नौकरी रोक रहा है, रद्द कर रहा है एग्जाम, और तुमको मात्र 2,500 ही दे रहा है। और बाकी का बचा हुआ पैसा तुम अपना इधर उधर में जमीन खरीदे ये करेगा, जाओ तुमको वोटे नहीं दे। अगर समझदार होता जैसे गुजरात वगैरह में, तो वहां करोड़ों रुपया का वहां फैक्ट्री लगाता है सरकार, तभी ना रोजगार के बिहारी कोई दिल्ली जाएगा, देखना आदिवासी का पलायन होता है ना, दिल्ली मुंबई गुजरात जाकर वहाँ फैक्ट्री में काम करता है, तो वहाँ क्या फैक्ट्री है, यहाँ फैक्ट्री लगाया क्या, नहीं लगाया, यहाँ 2,500 का बांट दे रहा है। मूर्खों के द्वारा चुना गया मूर्ख, तो नियम किसके लिए बनाया, मूर्ख, और हमारा समाज किधर जा रहा है,
मुल्क पतन की ओर जा रहा है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी को विकृत शासन दिया है। तो ये हम बताए किसका, डेमोक्रेसी वाला। अब संवैधानिक वाला अंतर को समझो। यहाँ संवैधानिक में क्या होता है कि यहाँ पर जनता के बीच में ना 20 तो नहीं जाएगा। जनता 100 को है तो 20 तो नहीं जाएगा, 20 नहीं जाएगा। संवैधानिक का मतलब है कि जो शासन में व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था, जो शासन में पहले से व्यक्ति बैठा था, उसको जनता क्या करेगी, जनता या तो क्या करेगी, उखाड़ फेंकेगी, या नहीं तो उसको जो सा अनुमति प्रदान करेगी। क्या करेगी है, अनुमति, दोनों चीज है। पहला उखाड़ेगी कब, जब वह जनता के लिए काम नहीं करेगा, तो इसको उखाड़ फेंकेगी। तो उखाड़ फेंकी तो किसी को उखाड़ते को सापेक्षक सिद्धांत पढ़ा है ना, किसी से तुलना करता तभी ना कोई किसी को हटा रहा है। यानी उखाड़ने के पहले किसी का चुनाव हो चुका है, तो उसको गाड़ना है, उसको बसाना है और इसको उखाड़ना है। तो उखाड़ने के पहले जिसको बसाना होता है उसको गद्दी पे बसा देगी। तो गद्दी पे बसा देगी ना, तो उसको मोटा मोटा किताब का शकल देके कानून का संविधान यहाँ रखेगी जनता। अब बोलेगी यही सब बात लिखा है, आपको इसी बात को ध्यान में रखते हुए नियम बनाना और यहाँ शासन करना है। हम आपको अनुमति देते हैं, आप जाइए शासन कीजिए। तो यह सरकार क्या कहलाएगी, संवैधानिक। इसमें से जानती हो राजा भी होता था। एक राजा जो है वो सब बाप दादा सब राजा है, और वह संविधान की बात नहीं मान रहा है, चाबुक चलाने लगा। बीच में विद्रोह हुआ इटली वाला में या फ्रांस में, जो काफी लोग पढ़ाए थे। तो उसमें जब जनता बगावत करती है, तो बगावत करने के बाद में राजशाही का तो अंत हो गया है। किसी न किसी को तो बसाएगा ना। तो बसाएगा तो जो बस रहा है, जो क्रांतिकारी गद्दी पे बैठा है, वह बोला कि हम आज से राजा के जैसा काम नहीं करेंगे, हम जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाए गए नियम को पालन करेंगे। तो वह सरकार क्या कहलाई, संवैधानिक कहलाई। और डेमोक्रेसी में क्या 30 को 25 को चला जाएगा मैदान, इसमें 20 को 25 को नहीं जाता। और इसमें कुछ राजा कैसा होता है कि राजा का बेटा समझ गया कि मेरे बाबूजी को भगा दिया, हम करेंगे तो हमको भगाएगा, तो तुरंत जाएगा बोलेगा कि जनता हम तेरा नियम को मानते हैं और उसी के अनुसार काम करेंगे। जैसे इटली में जो राजतंत्र जो था, जो हम लोग मैसिडोनिया वाला जो पढ़े हैं, किसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ था, कौन सा प्रांत था हमारा, ऑस्ट्रिया वाला तो ऊपर वाला चला गया, उसको तो वो तो हरा दिया था, है ना। नहीं, नीचे वाला था ऑस्ट्रिया था, ठीक है। मैसिडोनिया सब भूल गए यार नाम, मैसिडोनिया ही नाम था ना उसका, कि हम भी भूल गए हैं। अच्छा खैर छोड़ दो। तो हाँ, नीचे वाला जो था, तो देखो वो वाला क्या था ना, उसके बाप दादा राजा थे, लेकिन वह क्या किया कि समझ गया कि हमको जनता हटा देगी, तो तुरंत ना जनता के बीच में गया। अब बोला कि सुनो सुनो, जो क्रांति के तहत जो संविधान बनाया था, नियम बनाया था ना, वो उसका हम पालन करेंगे आज से ही। और अगर नहीं पालन करेंगे तो तुम लोग मेरे पास आना और शिकायत करना। तो जनता खुश हो गई। तो वह राजन तो था, लेकिन कैसा था, संवैधानिक राजा था वह निरंकुश राजा नहीं था। कहाँ का बात देखो हम लोग कहाँ पहुंचा दिए। तो तो अरस्तु क्या बोलता है, संवैधानिक सरकार होनी चाहिए। तो संवैधानिक सरकार यानी कि अभी वाला समझा दिया, वह नियम से बंधा रहेगा। तो नियम के लिए क्या किताब होना चाहिए, पॉलिटिक्स वाला। और उसमें कैसा होना चाहिए, जो शासन करने का प्रणाली जो जरूरी है, जो व्यवहारिक है, और जो हमारा स्थिर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो संविधान है उसमें नैतिक सिद्धांत भी होना चाहिए। तो नैतिक सिद्धांत में बाद में हम लोग पढ़ाएंगे कि स्वर्णिम मध्य मार्ग क्या है, मध्य मार्ग हमारा क्या है। और व्यवहारिक अवलोकन तो अभी तुमको समझा है। व्यवहारिक अवलोकन का मतलब पति 7 फेरा लेता है, 7 जन्म निभाएगा और 2 ही दिन में लड़ाई कर लेता है। तो हमारा क्या है, अव्यवहारिक हो गया। तो हमको नियम कैसा रखना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये टाइपिंग वाला भी मिस्टेक, इसको ना असल में टेबल में सजाना होगा। ये ऐसे तुमको समझ में नहीं आएगा, तो ये तुमको टेबल में सजाना होगा ये वाला। ये सारा का सारा टेबल वाला ही आया है क्या इसमें, मेरे में भी ऐसा ही दिख रहा है। एक सेकेंड के लिए। पहला वाला तो खत्म हो गया, नया का सिद्धांत वाला तो हम लोग हल्का सा चर्चा कर लिए हैं, है ना। संवैधानिक सरकार हमारा हो गया चर्चा, अच्छा ठीक है। अब पॉलिटिकल पॉलिटी की परिभाषा किसके अनुसार, अरस्तु के अनुसार। ये तुमको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसमें जब तक कॉलम नहीं डालेंगे हम लोग,
नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले कॉलम में समझ, अच्छा ठीक है, तुम लोग मेरा बात को ध्यान से सुनना है ना। तो अरस्तु क्या बोलता है कि मध्य मार्ग का शासन का मतलब क्या समझ रही हो, कुछ आइडिया है मध्य मार्ग का शासन क्या होता है? मध्य मार्ग का शासन, देखो मध्य मार्ग में हम तुमको एक कुलीन तंत्र पढ़ाए थे, अभी बताए हैं कुलीन तंत्र, राजतंत्र पढ़ाए हैं, हाँ डेमोक्रेसी पढ़ाए हैं। तो डेमोक्रेसी में एक का शासन होता, सॉरी, राजतंत्र में एक का शासन है कि अनेकों का शासन है? एक का शासन है ना। लेकिन ये जो तुम्हारा मध्य मार्ग है उसमें अनेकों का शासन है। इसमें तुम्हारा कुलीन तंत्र भी आएगा और इसमें तुम्हारा डेमोक्रेसी भी आएगा। ये वाला हम, ये वाला तो चार्ट नहीं बना पाए हैं, बनाने देना चार्ट, ठीक है, देखो पूरा चार्ट चार्ट वाला आ गया, 3 4 5 6 7। अच्छा ठीक है, इसको समझो। तो पॉलिटी की परिभाषा में अरस्तु क्या बोल रहा है कि हमारा जो शासन कैसा होना चाहिए, मध्य मार्ग का शासन होना चाहिए, यानी अनेकों का शासन। कोई एक का शासन रहेगा तो वह निरंकुश हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। जैसे उदाहरण में सोचो, पति और पत्नी सात फेरा का जन्म का कसम निभा लिए ना, तो शासन पति का शासन पत्नी के रूप में हो गया। पत्नी के ऊपर कौन शासन किया, पति। और जीवन भर वही ना शासन करेगा, तो पति निरंकुश हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना निरंकुश। इसीलिए पत्नी क्या करती है, निरंकुशता से बचने के लिए फिर दूसरा का चुनाव करती है। और यही हाल होता है पति के ऊपर भी, उसके ऊपर शासन किसका हो गया, पत्नी का। तो एक का ना हुआ, एक का हुआ तो वो कैसी हो गई, निरंकुश हो गई। तो पति का भी तुम बाहर में देखोगी ना, अगर कैमरा लगा दोगे जासूसी वाला, तो उसको तुमको पता चलेगा वह निरंकुशता से बचना चाह रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा हमारा बोला है सामान्य हित का लक्ष्य। पॉलिटी का परिभाषा जो दिया है अरस्तु, तो अरस्तु दिया है कि शासन जो होना चाहिए उसका मुख्य उद्देश्य, यहाँ तो पता नहीं चलेगा जब तक चार्ट नहीं डालेंगे, हम बताते रहे इसमें। शासन का मुख्य उद्देश्य कैसा होना चाहिए, एक का हित कि सभी का हित। शासन में तो एक आदमी ना रहेगा, तो खाली उसका हित नहीं देखना, हमको देखना क्या, सभी का हित। ये देंगे नोट, ये थोड़ा सा अरेंज करना होगा, इसीलिए तुमको बोल रहे थे आज नोट्स नहीं भेजेंगे, क्योंकि सारा का सारा जो है ना, ये टेबल वाला है, इसको डालना पड़ेगा टेबल में है, ये सब टेबल वाला है। ठीक है, देखते जाओ। तो पॉलिटी का परिभाषा में क्या है, पहले शासन किसका होना चाहिए, मध्य मार्ग का यानी अनेक का। दूसरा हम लोग क्या बोला कि इसका जो हित होना चाहिए वो किसका, एक का कि सामान्य का, सामान्य का होना चाहिए, मतलब विशेष का नहीं, किसका, सामान्य का। और तीसरा कि क्या पॉलिटी में जो है, जो शासन कर रहा है उसमें प्रधानता किसका होना चाहिए, वंश का होना चाहिए कि संविधान का होना चाहिए, संविधान का। यानी वो खत्म हो गया, खाली हमको इसका चार्ट बनाना है, ये वाला तुम्हारा समझा दिए हैं। ये सामान्य हित का लक्ष्य यहाँ तक आ गया ना, ये असल में एक ही कॉलम था, ये एक पेज में चला गया और ये वाला अगला पेज में चला गया है। अच्छा अब आ जाओ मध्यम वर्ग की केंद्रीय भूमिका, यहाँ कहाँ है, यहाँ ये वाला। तो मध्यम वर्ग की केंद्रीय भूमिका किसके अनुसार, अरस्तु के अनुसार। तो अरस्तु के अनुसार बोलता है कि देखो, अगर मध्यम वर्ग यानी कि बहुतों का शासन होना चाहिए, तो कोई भी राज्य का राजनीति सफल होगा या असफल होगा, वह किस पर डिपेंड करता है, मध्यम वर्ग के ऊपर में। सफलता या असफलता निर्भर किस पे, मोबाइल से दिक्कत हो रहा है हमको देख देख कर पढ़ाने में, है ना। सफलता या असफलता का केंद्रीय भूमिका में कौन निभाएगा, मध्यम वर्ग निभाएगा। तो मध्यम वर्ग को, अगर हमको राजनीति को सफल बनाना है तो मध्यम वर्ग को स्थिर होना चाहिए। स्थिर का मतलब समझो, तेरे पास में आमदनी है, लगातार हर साल पैसा आ रहा, तो तुम स्थिर न रहेगी। और 2 महीना पैसा दे दिए, सैलरी दे दिए, और बाकी का महीना में तुमको सैलरी रोक दिए 10 महीना, तो तुम अस्थिर हो गई, तो जनता क्या करेगा, बगावत ही न करेगा। तो लोकतंत्र में, राजनीति में, पॉलिटिक्स में, किसी भी राज्य का पॉलिटिक्स सफल कब होगा, जब हमारा मध्य तंत्र कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो स्थिरता होना चाहिए, ये तो समझा दी तुमको। तो अब देखो, जब स्थिरता होगा तो समाज में क्या तुमको लगता है खाली मध्यम वर्ग ही होता है, समाज में दो चरम वर्ग होगा, मध्यम वाला तो बीच में हो गया, तो चरम वाला क्या हो गया, हाँ, अत्यंत धनी वर्ग और अत्यंत गरीब वर्ग। तो अत्यंत धनी जो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अरस्तु कुलीन या अभिजात बोल रहा है, जो और अत्यंत निर्धन है उसको क्या बोल रहा है, जन सामान्य।
तो जो अत्यंत धनी है ना वह अपना ही स्वार्थ में डूबा रहेगा, एक रुंगटा वाला 10 रुंगटा खड़ा करना चाहेगा, और एक रुंगटा के यहाँ जो गरीब काम करने वाला मजदूर है, प्यून है, वह सोचेगा कि अगला बार वो वाला ऑफिस मेरी खुलेगा तो प्यून कौन बनेगा, हम ही बन जाए या हमारा ही रिश्तेदार बन जाए। तो याद रखो कि जो चरम वर्ग है, तो चरम वर्ग में अमीर और गरीब, चरम वर्ग स्वार्थ में डूबेगा, और सॉरी, चरम वर्ग में अमीर भी स्वार्थ में डूबा और गरीब भी स्वार्थ में डूबा। दोनों का जब स्वार्थ हो गया तो दोनों आपस में दोस्ती करेगा कि झगड़ा करेगा? नहीं, झगड़ा करेगा। क्योंकि चरम वर्ग में संघर्ष होगा, क्योंकि चरम का मतलब स्वार्थ में वहां चरम है, और मध्यम वर्ग है ना वो बेपीनी का लोटा है। बेपीनी का लोटा का मतलब, अगर ये उसकी माँ कड़क का बोल दी, हाँ हाँ माँ ठीक है ना, बात मान लेते हैं, और अगर उसकी बीवी कड़क का बोल दी, हाँ ठीक है ना, वो भी बात मान लेते हैं। तो हस्बैंड क्या आता है? मध्यम वर्ग। और चरम वर्ग में कौन होगी? सास और उसकी बहू। तो उसमें हितों का क्या होगा? टकराव होगा। तो मध्यम वर्ग वाला है, शासन में कौन आया है? मध्यम वर्ग आया है। तो मध्यम वर्ग को ऐसा नियम बनाना है कि चरम वर्ग में क्या रहे? संघर्ष ज्यादा नहीं बढ़े, यानी कि राज्य ऐसा नियम बनाए जिसमें रुंगटा वाला को भी फायदा हो और गरीब वालों को भी फायदा हो। इसलिए नियम ऐसा बनता है कि रुंगटा वाला को भी फ्री में आदिवासी का जमीन दे दे रहा जो कि नहीं चाहिए, और आदिवासी बगावत करेगा तो बोले जाओ ना, 2,500 रुपये लेके खुश हो जाओ और आरक्षण दे दो। तो समझ में आया चरम वर्ग और मध्यम वर्ग? नोट्स तो हमको नहीं डिस्प्ले में लगा पा रहे हैं, ठीक है। और लोकतंत्र और पोलिंग तंत्र, इसमें कम से कम कुछ तो आ जाए। हाँ, ये सब में आया नहीं है क्या? ये सब नहीं ना आ रहा समझ में? ये वाला हम जो बोल रहे समझ रही है? ये लिखा हुआ समझ में आ रहा है? ये आ रहा है? मिक्स हो गया है सब में, ये है ना। रुक जाओ ना, तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही रखते हैं, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ और यहाँ रहेगा कुछ, तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना। ये सब तुमको दे देंगे वीडियो, लेकिन खिचड़ी बना कर नहीं देना चाह रहे हैं। हम चार्ट और अच्छे से बना लेंगे इसका। 6 तक तो करना था हमको, करने का तो कर देंगे, फिर इसको दोबारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या कहती है, इसी तरह से कर दे क्या? 6 तक करना है? कल करें, ठीक है। आज इतना ही रहने दो, पेज नंबर खाली याद रख लो तुम लोग। एक खाली पेज नंबर याद रखो। एक अच्छा से हुआ क्वेश्चन, दूसरा वाला हम लोग शुरू से कर लेंगे, है ना। यहाँ से है ना, यहाँ से ना। मध्यम और केंद्रीय भूमिका, ये तो ठीक है, तो 15-16 से करेंगे, है ना। यही से करेंगे, ठीक है, इतना ही करते हैं।